एवरीवन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं, तो इसको रीड करना। एज यू हैव अर्लियर as you have read earlier, oxygen O2 is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. तो देखो, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन है O2, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वो यूज़ होती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज्ड होती है ऑर्गेनिज्म द्वारा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म द्वारा सिंपल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज होती है। अब कौन कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये सबको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या यूज़ होती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। हाँ, तो और इसको ब्रेक डाउन क्यों करते हैं, जिससे हम एनर्जी ले सकें और वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction। हाँ, जब ये जो प्रोसेस हो रही होती है कि क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, इन सब का O2 से ब्रेक डाउन हो रहा होता है, O2 का यूटिलाइज करके इन सब का ब्रेक डाउन हो रहा होता है और हमें एनर्जी मिल रही होती है और हम वेरियस एक्टिविटीज़ कर पाएँ जिसके लिए। ठीक है, तो जब हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है। ठीक है, ब्रेकडाउन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जब O2 ब्रेकडाउन कर रही हो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और भी मॉलिक्यूल्स को करती है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल इन लोग का दिया है। ठीक है, कर रही हो और उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा हो, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। हाँ, तो ये इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो O2 है वो कंटिन्यूसली चाहिए रहती है सेल को। ठीक है, और जो CO2 है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होती रहेगी कंटिन्यूसली सेल के द्वारा बाहर। ठीक है, रिलीज होती रहेगी सेल के द्वारा CO2। ठीक है, O2 प्रोवाइड की जानी चाहिए सेल को और CO2 प्रोड्यूस होती है सेल के द्वारा और रिलीज होती है बाहर। ठीक है, समझ गए, कंटिन्यूसली। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब हम कोई ना कोई एक्सचेंज, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी हम हमारी बॉडी में कर ही रहे होते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी तो कर ही रहे होते हैं ना, नहीं तो बैठे बैठे बोल ही रहे होते हैं, या हम थोड़ा बहुत हाथ पैर भी हिला रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो बोल भी रहे होते हैं तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, नहीं भी बैठे तो भी बॉडी के बहुत मतलब कुछ नहीं भी कर रहे, बैठे ही हैं तो भी बॉडी के बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो होते रहते हैं। तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि O2 हमें कंटिन्यूसली चाहिए सेल के लिए और CO2 कंटिन्यूसली जो है प्रोड्यूस होती जाएगी बाहर, रिलीज मतलब सेल के द्वारा प्रोड्यूस होगी CO2 और रिलीज होती जाएगी। ठीक है, बाहर रिलीज करती जाएगी बॉडी के बाहर। ठीक है, दिस process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। देखो, ये जो प्रोसेस होती है एक्सचेंज ऑफ O2 और एटमॉस्फेयर में से CO2 को बाहर निकालना, और मतलब CO2 को बाहर करना और O2 को मतलब अंदर लेना। ठीक है, बॉडी के अंदर O2 का आना और CO2 का बाहर जाना, ये जो प्रोसेस होती है इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये नोज़ के द्वारा होती है, हमें पता है। ठीक है, हम सांस लेते हैं तो O2 जो है वो हमारे अंदर आती है और CO2 हम बाहर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, O2 को हम लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं तब, और CO2 को हम बाहर रिलीज़ कर देते हैं, ऐसा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में देखो फ़र्क तो है। तो जो ब्रीदिंग है वो बस इतना है कि O2 हमने लिया,
टू हमने बाहर छोड़ दिया, ये मतलब इतनी प्रोसेस है, थोड़ी सी और है, मतलब इतनी है, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है वो क्या आता है, पूरा उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, एनर्जी मिल रही, ये सब रेस्पिरेशन में आता है ना। प्लेस योर हैंड इन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो डेट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग। हाँ, अगर आप अपना हैंड जो है अपनी चेस्ट पे रखेंगे और आप सांस लेंगे तो आपको पता है आपकी चेस्ट अप एंड डाउन मूव करती है, ऑब्वियसली बात है ना। तो ये जो होता है, यू नो डेट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग की वजह से। हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो हम ब्रीथ कैसे करते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, वो डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitat and levels of organization। हाँ, तो मैकेनिज्म जो है वो ब्रीदिंग का, वो क्या करता है, वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग प्रकार से डिफरेंट ग्रुप में, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग प्रकार से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होगा, ठीक है। उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर हो तो डायरेक्ट वो बॉडी के थ्रू वो कर लेते हैं ना, वाटर के थ्रू, बॉडी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं चीज़ों को, है ना। अगर हमारे थ्रू है तो हमारे यहाँ तो नोज़ के थ्रू है ना, बहुत लंबी प्रोसेस है, नेज़ल पैसेज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ना। तो जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, वो डिपेंड करता है उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म एटसेट्रा। अब जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे स्पंजेस, सीलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म है, exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। हाँ, तो देखो जैसे कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो गए, जैसे कि स्पंजेस हो गए, सिलेंट्रेट हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये जो सारे इस प्रकार के जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, जो O2 और CO2 को है वो कैसे एक्सचेंज कर लेते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं ओवर देयर एंटायर बॉडी सर्फेस, उनके बॉडी सर्फेस से, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू ही कर लेते हैं, ठीक है। अर्थवर्म्स यूज़ मॉइस्ट कॉर्टिकल cuticle sorry earthworm use their moist cuticle and insect have network of tubes, tracheal tubes, and transport atmospheric air within the body, special vascularized structure called gills, branchial respiration are used by the most of the aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bags called lungs, pulmonary respiration are used by the terrestrial forms for the exchange of gases, ठीक है। अर्थवर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज़ करते हैं, और जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, जिससे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो अर्थवर्म के पास क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू वो क्या बोलते हैं, गैसेज एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स जो है उनके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, ट्रैकियल ट्यूब भी बोलते हैं उसको, मतलब ट्रैकियल ट्यूब होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, कैसे ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, जिससे वो एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर से, है ना, बॉडी के अंदर बाहर, है ना, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम गिल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो एनिमल गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ब्रेनकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेनकियल रेस्पिरेशन जो है आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, वो ज़्यादातर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब कि ब्रेनकियल रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन है वो कौन कौन करता है, जो एक्वेटिक रहते हैं, मतलब जो पानी में रहते हैं, है ना, जानवर जो लोग पानी में रहते हैं ना, एनिमल्स, वो लोग क्या बोलते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ब्रेनकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं जिसको। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, ठीक है, बहुत सारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क ब्रेनकियल रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, वेयर एज वेस्कुलर बैग्स कॉल्ड लंग्स। वहीं पे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो ज़मीन पे एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं,
ज़्यादातर लंग्स के थ्रू एक्सचेंज भी करते हैं, ठीक है। लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। यूज्ड बाय द रेस्ट फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स। वर्टिब्रेट्स में जो है वो फिशेस हैं वो गिल्स यूज़ करती हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स, ठीक है। देखो वर्टिब्रेट्स में से देखो जो फिशेस हैं वो क्या करती हैं, गिल्स यूज़ करती हैं। वहीं पे एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये सब लंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ बस ये थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह मतलब सिमिलर से होता है लेकिन थोड़ा अलग होगा, थोड़ी सी प्रोसेस अलग होती है। बाकी तो ये सब चीज़ें जो है वो लंग्स के थ्रू ही रेस्पायर करती है। Amphibians like frogs can respire through their moist skin cuteness respiration also, ठीक। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग हो गए, ये लोग क्या अपनी मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इनको क्यूटिनेस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। अब ये पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। तो क्या है हमारे पास, क्या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं जो कि ओपन्स होती हैं आउट अबव द अपर लिप्स के ऊपर होती हैं, ठीक है, उनकी ओपनिंग। इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर, जो नॉस्ट्रल्स होती हैं वो उसके बाद क्या आता है, नेजल चैम्बर आता है, ठीक है। नॉस्ट्रल कहाँ पे जाते हैं, नेजल चैम्बर आता है नॉस्ट्रल के बाद। थ्रू द नेजल पैसेज, मतलब देखो पहले नॉस्ट्रल, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, ठीक है। क्या बोला है कि नॉस्ट्रल के नॉस्ट्रल इट लीड्स टू नॉस्ट्रल लीड्स टू नेजल चैम्बर। नॉस्ट्रल किसकी तरफ जाता है, नेजल चैम्बर की तरफ जाता है। किसके थ्रू जाता है, नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के थ्रू जाता है, ठीक है। तो नेजल पैसेज बीच में पड़ता है, तो यानी कि क्या हो गया, पहले नॉस्ट्रल, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, ठीक है। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेयरिंग्स अ पोर्शन विच इज़ द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फिर जो नेजल चैम्बर होता है वो कहाँ पे जाके खुलता है, वो जाके ओपन होता है फेयरिंग्स में। फेयरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। द फेयरिंग्स ओपन्स थ्रू द लेयर्स रीजन इनटू ट्रैकिया। तो फेयरिंग्स क्या होता है, फेयरिंग्स जाता है ट्रैकिया में, ओपन होता है थ्रू द लेयरिंग्स रीजन। मतलब पहले फेयरिंग्स लेयरिंग्स रीजन की मिलेगा फेयरिंग्स को, लेयरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया आता है, ठीक है। लेयरिंग्स क्या है, लेयरिंग्स है एक कार्टिलेजियस, लेयरिंग्स इज द कार्टिलेजियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। लेयरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेजियस बॉक्स है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि क्या है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप। स्वेलिंग के दौरान क्या होता है, ग्लॉटिस जो होता है वो कवर्ड होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप के द्वारा, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। स्वेलिंग के दौरान क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ग्लॉटिस होता है कैन बी कवर्ड बाय थिन, जो क्या है, थिन कार्टिलेजियस फ्लैप के थ्रू कवर्ड होता है, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। जब हम खाना खा रहे होते हैं ड्यूरिंग स्वेलिंग, ग्लॉटिस होता है वो क्या है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप के थ्रू कवर्ड होता है, जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक। क्यों कवर होता है, जिससे जो खाना है वो कहाँ ना जाए, वो विंड पाइप में न जाए, ठीक है। ग्लॉटिस से क्या है, वो क्या स्टार्ट होता है, विंड पाइप, ये ठीक है, एयर आ जाती है उसके अंदर। तो क्या होता है वहाँ पे एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो क्या करता है, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो क्या करता है, एंट्री ऑफ फूड्स को बचाता है लेयरिंग्स के अंदर जाने से, ठीक है। ट्रैकियाज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया के स्ट्रेट ट्यूब है जो कि कहाँ पे जा रहा है, मिड थोरेसिक कैविटी तक जा रहा है, ठीक है। एक्सटेंडिंग टू द मिड थोरेसिक कैविटी तक जा रहा है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका। तो जो कि डिवाइड होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ, मतलब लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके वो डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइल्स एंड एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकाइल्स, ठीक है। तो जो
हर जो ब्रोंकाई होता है वो क्या है, रिपीटेड डिवीजन अंडरगो करता है, अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई फॉर्म करते हैं फिर, ठीक है। और जो ब्रोंकल्स एंड ब्रोंकल्स एंडिंग अप वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकल्स, ठीक है। तो जो देखो ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, ठीक है, मिड थोरेसिक कैविटी तक जा रहा होता है, ठीक है। पहले स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा होता है, मिड थोरेसिक कैविटी तक होता है, ठीक है। फिर विच डिवाइड, फिर क्या होता है, डिवाइड होता है एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में, वो डिवाइड होता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, किसमें, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। अब हर ब्रोंकाई जो है क्या होता है, हर जो ब्रोंकाई है वो रिपीटेड डिवीजन करती है, जिससे सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई भी बनती है। अब ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकाइल्स। अब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स क्या है, बहुत थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं। ब्रोंकाई जो है वो बहुत थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है वो प्राइमरी टर्शियरी एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। एंड इनिशियल ब्रोंकाइल्स इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस रिंग। हाँ, और जो ब्रोंकाइल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस रिंग के द्वारा वो सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस रिंग आपको पता ही है, ऐसे सी शेप की होती है, देखो ऐसे ऐसी शेप की होती है, ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं होती है ना, ऐसे ट्रैक हो गए, ये ऐसे डिवाइड हो रही है यहाँ पे, तो ये ऐसे 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 नहीं होते है ना। ये देखो, ये आपको इधर इधर ही रिंग दिख रही होंगी, ये ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये रिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे, है ना। ये इन्हीं रिंग्स की बात कर रहे हैं, है ना। अभी और अच्छे से समझेंगे, अभी समझ ही रहे हैं, और अगर आपको है तो मैं इसे शॉर्ट में पूरा ऐसे बता दूंगी ना कि इधर से कहाँ से स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कहाँ पे जाके एंड होता है ना। अपन अभी देख लेंगे, अभी तो इतना तो समझते ही है ना। ईच टर्मिनल ब्रोंकाइल्स गिव्स, एक मिनट, ईच टर्मिनल ब्रोंकाइल्स गिव्स राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुला। देखो, अब जो है वो ईच टर्मिनल ब्रोंकाइल्स, हर टर्मिनल ब्रोंकाइल्स से गिव राइज टू, क्या बनता है, गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुला। हाँ, अब ब्रोंकाइल्स के बाद क्या आता है, वो आता है वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इनको हम एल्वुला बोलते हैं, ठीक है। क्या आता है ब्रोंकाइल्स के बाद, ब्रोंकाइल्स के बाद आता है एल्वुलाई, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, जो कि होते हैं थिन होते हैं, ठीक है। इरेगुलर वॉल्ड होती है उनकी, ठीक है, इरेगुलर वॉल होती है, वस्कुलराइज्ड होते हैं और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाइल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स। देखो, जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाइल्स और फिर एल्वुलाई, इनसे क्या होता है, लंग्स बनते हैं, ठीक है। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड इन डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरा फ्लूइड। देखो, जो दो लंग्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास राइट और लेफ्ट लंग, ठीक है, और दोनों लंग्स में क्या होती है, डबल लेयर्ड प्लूरा होती है, ठीक है, और उनमें प्लूरा फ्लूइड अंदर होता है। इट रिड्यूस, जो प्लूरा फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। जो आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, वेयर एज द इनर प्लूरा मेम्ब्रेन इन कॉन्टैक्ट विद द लंग्स सरफेस। हाँ, तो जो आउटर पूरा लाइनिंग होती है वो क्या करती है, वो कॉन्टैक्ट करती है इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग के साथ, ठीक है। आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है, किसके साथ होती है, क्लोज कॉन्टैक्ट होता है उसका, किसके साथ होता है उसका, क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है उसका, थोरेसिक लाइनिंग के साथ, ठीक है। थोरेसिक लाइनिंग के साथ उसका क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, किसका, आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन का। जो इनर प्लूरा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, इज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स सरफेस, उसका जो कॉन्टैक्ट होता है वो लंग्स सरफेस के साथ होता है, ठीक है। देखो, आउटर का जो कॉन्टैक्ट होता है वो लाइनिंग के साथ होता है, थोरेसिक लाइनिंग के साथ, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का होता है जो कॉन्टैक्ट होता है वो लंग्स सरफेस के साथ होता है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाइल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग वेयर एज द एल्वुलाई एंड द डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ठीक है। तो क्या है, जो लाइनिंग वेयर इज द इनर प्लूरा मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग्स सरफेस, जो इनर प्लूरा मेम्ब्रेन होती है वो कांटेक्ट होती है लंग सरफेस के साथ, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकस कंसीडर, हाँ देखो, नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और एल्वुलाई से लेके, और जो एल्वुलाई डक्ट है और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का जो पार्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट जो आता है, मतलब एल्वुलाई का आ गया, एल्वुलाई डक्ट्स का आ गया, उसमें जो गैसेस एक्सचेंज होगा, है ना, वो जो आता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ फिर से, देखो जो पार्ट है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक जो आया, ठीक है, वो होता है कंडक्टिंग पार्ट। और एलुलाई डक्ट्स का जो पार्ट आया है वो होता है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट होता है। तो ये जो ठीक है, आगे समझ में, ये दो पार्ट हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट हो गए, ठीक है। अब बारी आती है कंडक्टिंग पार्ट, जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक, क्लियर्स इट फ्रॉम, हाँ तो जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक, ठीक है। अब एल्वुलाई से वो टिश्यू से एक्सचेंज हो जाते हैं ना, फिर ब्लड से एक्सचेंज हो जाते हैं ना, ब्लड से O2 और CO2 एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मतलब लंग्स में पहले ब्लड आता है, फिर ब्लड से वो होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में पंप होता है, वो ये तो पता ही होगा, है ना। क्लियर्स तो जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, एयर लाता है एल्वुलाई तक, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई, एल्वुलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, नॉस्ट्रल से लेके ब्रोनकाइल्स तक, ठीक है। तो अब ये आ गया क्लियर इट फ्रॉम द पार्टिकल्स, हाँ। और क्या करता है, और कंडक्टिव पार्ट क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एल्वुलाई में समझ में आ गया क्या आ गया, देखो जो कंडक्टिंग पार्ट है वो एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है, और वहीं से मतलब वो क्या क्लियर कर देता है, फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर कर देता है, मतलब बाहर ले जाता हो गया, हम सांस छोड़ते हैं तो फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, ह्यूमिडिफाइज हो गए, और क्या बोलते हैं, ठीक है, ये सबको अपने साथ बाहर छोड़ देते होंगे, है ना, वो यहीं वहीं से कैरी कर लेते होंगे। और क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को, एयर टू बॉडी टेम्परेचर लाते हैं, मतलब कि जो एयर का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाते हैं, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, एक्सचेंजिंग पार्ट जो है वो साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, मतलब जो एक्सचेंज पार्ट है उसमें क्या डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के थ्रू O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है, इसलिए एक्सचेंज पार्ट बोला इसको। O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एनाटोम एनाटॉमिकली अन एयर टाइट चैम्बर, तो जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं, और वो क्या होते हैं, एनाटॉमिकली क्या होते हैं, एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं। जो थोरेसिक चैम्बर होता है इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, देखो थोरेसिक चैम्बर कैसे बन रहा है, डॉर्सली वो तो बन रहा है क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, ठीक है। वेंट्रली किसके द्वारा बन रहा है, स्टर्नम के द्वारा, लिटरली रिब्स के द्वारा, एंड लोअर साइड में क्या आता है, डॉम शेप डायफ्राम आ जाता है, तो चारों तरफ से कवर हो गया तो थोरेसिक चैम्बर बन गया, है ना। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any exchange in the volume of the thoracic cavity will be reflect in the lung pulmonary cavity। जो anatomical setup होता है lungs का वो इस तरीके से होता है कि lungs in thorax की अगर कोई exchange हो रहा हो volume का, thoracic cavity will be reflect to the lung pulmonary cavity।
अगर कोई वॉल्यूम अगर सच दैट एनी एक्सचेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity will be reflected by the lung pulmonary अगर thoracic cavity में कुछ एक्सचेंज हो रहा होगा वॉल्यूम का, तो वो पल्मोनरी कैविटी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी कैविटी होगी वो उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में। देखो, ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन और CO2 रिच एल्वेओलाई एयर इज रिलीज्ड आउट। देखो, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू होता है। ठीक है, जिसमें O2 लिया जाता है, CO2 बाहर छोड़ दिया जाता है, रिच एल्वेओलाई एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, एल्वेओलाई से लेके ही एयर जो है वो बाहर रिलीज आउट कर दी जाती है, और ऑक्सीजन जो होता है वो ले लिया जाता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। एल्वुलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन होता है गैसेस का, O2 और CO2 का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा। डिफ्यूजन O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का ब्लड और टिश्यू के बीच में। ठीक है, पहले किसके बीच में हुआ, पहले एल्वुलर मेम्ब्रेन के बीच में डिफ्यूजन हुआ O2 और CO2 का, फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हुआ O2 और CO2 का। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। तो यूटिलाइजेशन जो होता है O2 का सेल के द्वारा कैटाबोलिक रिएक्शन में होता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, CO2 बाहर चली जाती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। देखो, ब्रीदिंग में क्या है, 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। एक इंस्पिरेशन जिसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जिसमें हम सांस लेते हैं, और एक्सपिरेशन जिसमें क्या है, बाय विच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। एक्सपिरेशन में क्या होता है, एल्वुलर एयर जो होती है वो बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, क्या हो गया ना। इंस्पिरेशन मतलब जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं और मतलब कि सांस लेते हैं, और एक्सपिरेशन मतलब जिसमें हम एल्वुलर एयर क्या है, बाहर छोड़ते हैं, यानी कि सांस छोड़ते हैं, है ना। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में। ठीक है, the movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। जो movement होता है एयर का, the movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। तो जो मूवमेंट है एयर का लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर जो हम एयर छोड़ते हैं वो, ठीक है, इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, है ना। कि मतलब प्रेशर अगर क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, आ गई बात समझ में, है ना। इतनी बात आ गई होगी। क्या होता है, जो एयर है वो कैसे ट्रैवल करती है, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ, तो इसलिए क्या है, एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, inspiration can occur if the pressure within the lungs interpulmonary pressure इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, देखो, इंस्पिरेशन मतलब कि जब हम सांस लेते हैं वो कैसे होती है, इंस्पिरेशन जब होगी, इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो जब ऑक्वायर होगी जब जो प्रेशर है लंग्स में, लंग्स के अंदर, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और प्रेशर मतलब प्रेशर, है ना। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जब जाके इंस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि हम जब जाके सांस ले पाएंगे। मतलब कि लंग्स का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होना चाहिए, जब भी जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करेगी। तो यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए लंग्स के प्रेशर से। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। less than the atmospheric pressure, so that there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure। तो क्या है, देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो लंग्स में जो प्रेशर होगा वो नेगेटिव होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, मतलब कि कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है,
Similarly, expiration takes place when the extrapulmonary pressure where the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. हाँ, तो देखो अब इंस्पिरेशन जब होगी जब जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसी के अपोजिट एक्सपिरेशन होगी, मतलब कि जब हम सांस लेंगे तब तो जो लंग्स का प्रेशर होगा वो कम होगा, जिससे हम क्या कर पाए, सांस अपने अंदर ले पाए, है ना, लंग्स। लेकिन जब एक्सपिरेशन होगा, जब हमें सांस छोड़नी होगी, तो जो हमारे लंग्स का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। समझ में आ गया? इंटरपल्मोनरी प्रेशर जब हायर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब एक्सपिरेशन की प्रोसेस होगी। समझ में आ गई? एक्सपिरेशन जब ही एक्सपिरेशन की प्रोसेस तभी टेक प्लेस करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। The diaphragm and a specialized set of muscle extra and internal intercostal between the ribs help in generation of such ग्रेडियंट। देखो जो डायफ्राम हो गया और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल जो मसल हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, ये सब क्या है, ये एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो पाए, इसलिए क्या है, वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने की मदद करते हैं हमें। ठीक है, देखो जो वॉल्यूम है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब प्रेशर घटेगा, जब प्रेशर घटेगा तब वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। और जब प्रेशर बढ़ेगा तब वॉल्यूम घटेगा, यानी जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब प्रेशर घटेगा। आगे बात समझ में। तो ये अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के, है ना। तो ये जो हो गए इंटरकोस्टल मसल्स हो गए रिब्स के बीच के, ठीक है, बिटवीन द रिब्स, और जो डायफ्राम हो गया और भी स्पेशल सेट ऑफ मसल्स जैसे एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल हो गए रिब्स के बीच के, ठीक है, हेल्प द। तो ये क्या है, ये ऐसे जिससे एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो पाए, इसलिए ये हेल्प भी करते हैं। ठीक है, लंग्स को हेल्प करते हैं, कैसे, वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने में मदद करते हैं, जिससे प्रेशर बढ़ पाए अच्छे से और घट पाए प्रेशर, है ना। आगे बात समझ में। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस। तो देखो अब पता चलेगा कि कैसे करते हैं। देखो जो इंस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है डायफ्राम का वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। वो डायफ्राम कैसे शेप का हो जाता है, ऐसे डोम शेप का हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इंस्पिरेशन में। डायफ्राम कैसे शेप का हो जाता है, देखो ऐसे डोम शेप का हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ऐसे। आ रही बस समझ में। इसलिए इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या है, मदद करते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम में कैसे हो जाएगा, ऐसे डोम शेप का हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि अभी मैं देखो रफली बना रही हूँ, तो इतना कुछ वो नहीं है, मान लो। ठीक है, ये देखो ये लंग्स हैं, ठीक है, अब इनके ऐसे अंदर का प्रेशर बढ़ाना है, तो ये जो डायफ्राम होगा वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी, अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है, लंग्स का। तो फिर ये क्या जाएगा, जो डायफ्राम होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ये भी लंग्स भी होंगे ऐसे फूल जाएंगे। तो ये कैसे फूलेंगे, ये जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं रिब्स के, उनकी वजह से ऐसे फूल जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, मतलब सांस हमारे अंदर आ जाए। हम ऐसे खींचते हैं ना सांस, देखो आप ज़ोर से सांस लोगे, ऐसे हम योगा वोगा करते हैं तो ऐसे ज़ोर से सांस लेते हैं, तो ऐसा लगता है ना इस छाती फूलती है ना हमारी, फूलती है ना। तो ये हम क्या है, अपना क्या है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या है एयर हम अंदर ले पाएँ। ठीक है, जो प्रेशर है वो कम हो जाए, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, जिससे जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आए, है ना। आगे बात समझ में। तो ऐसा होता है इंस्पिरेशन में। ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, बढ़ जाए वॉल्यूम, है ना। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक मिनट, the contraction of external intercostal muscle lifts up ribs and the देखो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, वो क्या कहते हैं, रिब्स को उठा देते हैं, लिफ्ट अप कर देते हैं। ठीक है, एंड द स्टर्नम कॉजिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में भी जो स्टर्नम है इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, इसकी वजह से भी थोरेसिक चैम्बर का इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखो जब थोरेसिक वॉल्यूम का क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी पल्मोनरी वॉल्यूम का भी इंक्रीज होगा। आ रही बात समझ में, है ना। An increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure and less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs so that inspiration टेक्स प्लेस। ठीक है, तो देखो
अब यही बात है जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी, वही ये बात लिखी है। अभी मैंने आपको बता दी ना कि मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कर जाते हैं, ठीक है, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये तो देखो, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये तो सबको ही पता होता है। जो पी है, मतलब जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो यानी कि और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, है ना। तो ये जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या है, घटेगा, और जो एयर है वो क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो इसलिए नहीं मूव करेगा, है ना। समझ में आ गई नहीं, बस यही बात है, और यही बात यहाँ पे लिखी है। ये बात मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है, और अगर आपको फिर भी है तो मैं एक एक लाइन से और अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। तो यही है कि जो डायफ्राम है वो कांटेक्ट करेगा इंटरकोस्ट, और जो भी और भी मसल हैं एक्सटर्नल और इंटरकोस्ट, इंटरकोस्टल जो मसल, यानी कि जो रिब्स के बीच के जो मसल है वो भी कांटेक्ट करेंगे, जिससे क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम इन थोरैसिक चैम्बर में, ठीक है, इन द एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस में। एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस मतलब ऐसे, ये एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस मतलब ये इधर है ना, ये एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस नीचे साइड में, है ना। आई बात। और जो द कॉन्ट्रैक्शन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब रिब्स के वगैरह का जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, इससे क्या होगा, जो इंटरकोस्टल मसल होंगे वो क्या है, ऊपर चले जाएंगे, लिफ्ट अप हो जाएंगे रिब्स के। अब रिब्स को क्या है, लिफ्ट अप कर देंगे, जब मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ठीक है। तो जैसे मतलब आप देखो, आप ऐसे फोर्सफुली सांस ले रहे हो तो आपकी छाती एकदम फूलती है, तो रिब्स जो हो रहे हैं वो क्या है, ऊपर लिफ्ट अप हो रहे हैं ना। एंड फिर क्या है, एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम, जिस स्टर्नम भी क्या कर रहा है, वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, ऑफ द थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। थोरैसिक चैम्बर मतलब वही लंग्स का, है ना, थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। आगे होगी इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है, कहाँ पे बढ़ा रहा है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ा रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में आगे बात समझ में, ठीक है। हम ये डायग्राम भी अच्छे से देख लेंगे, अभी पहले हम ये पढ़ लें, फिर हम डायग्राम देख लेंगे। एक काम करेंगे, पहले इंस्पिरेशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर इंस्पिरेशन का डायग्राम देख लेंगे। एक्सपिरेशन का, इंस्पिरेशन भी बोल रही हूँ मैं, इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन का देख लेना यार, है ना। आगे बात समझ में, मैं बार बार रिपीट चीज़ों को इसलिए करती हूँ क्योंकि ना आए समझ में, याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए, है ना, इसलिए मैं करती हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसे एक बार में भी समझ सकती हूँ, ऐसे रिपीट करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ करती हूँ कि मान लो आपको एक बार में नहीं आई समझ में, तो मैं दूसरी बार में आ जाएगी, दूसरी तीसरी बार में आ जाएगी, है ना। तो ऐसे मैं रिपीट करती हूँ चीज़ों को, बार बार सुनते हैं ना तो याद भी हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, तो अब क्या है, थोरैसिक चैम्बर में वॉल्यूम जो हो जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी, और एंट्रो पोस्टीरियर एक्सिस में भी, ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक, अब क्या है, ओवरऑल इंक्रीज हो गया, ठीक है, थोरैसिक वॉल्यूम, जिससे क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, यानी कि जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा। तो अब जब इंक्रीज होगा वॉल्यूम में तो डिक्रीज होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर में, डिक्रीज होगा जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो तो है टू लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा लंग्स का प्रेशर। तो फिर क्या होगा, विच फोर्सेज, फिर जो एयर है वो क्या है, बाहर से हमारे अंदर की तरफ आएगी, है ना, हमारी बॉडी अंदर की तरफ आएगी, है ना, तो हम सांस ले सकते हैं, इंस्पायरेशन हो जाएगा। तो ये है इंस्पायरेशन की प्रोसेस, ठीक है। अब पहले हम क्या बोलते हैं, डायग्राम देख लेते हैं इंस्पायरेशन का, फिर हम एक्सपायरेशन का करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है हमारा डायग्राम इंस्पायरेशन का, ठीक है। अब देखो, एयर एंटरिंग लंग्स, यहाँ से एयर एंटर कर रही है लंग्स में, ठीक है, यहाँ से एयर एंटर कर रही है लंग्स में, और ये जो वॉल्यूम है थोरैसिक चैम्बर का वो क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब थोरैक्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आ रही बात समझ में, है ना। ये यहाँ से एयर आई अंदर, ठीक है, ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। और ये जो डायफ्राम है ये कॉन्टैक्ट कर गया, है ना, ये कॉन्टैक्ट हो गया, देखो, नहीं तो वो सीधा हो जाता तो रिलैक्स कर जाता। अब ये कॉन्टैक्टेड है, ये रिब केज है, और रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो गई, रेज्ड हो गई, मतलब कि ऊपर की तरफ उठ गई, है ना, और एयर यहाँ से जा रही है। तो देखो ये सब हो गया, आपको देख लिया, है ना, बताइए। तो बस यही है इसका डायग्राम, अब आगे बढ़ते हैं।
अब रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. They leads to increase increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, so that expiration. ठीक है, यही है कि अब देखो, अब जो हो जाएगा, अब हमें क्या एक्सपायरेशन की प्रोसेस करनी है, यानी हम सांस बाहर छोड़नी है, तो क्या होगा, जो डायफ्राम होगा वो क्या होगा, वो रिलैक्स कर जाएगा, वो रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, स्टर्नम भी रिलैक्स कर जाएगा, डायफ्राम और स्टर्नम रिलैक्स कर जाएंगे और इंटरकोस्टल मसल भी अपनी पोजीशन पे रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि अभी लिफ्ट अप हो गए थे, है ना, तो वो अपनी पोजीशन पे रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है, अपनी वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे और स्टर्नम और डायफ्राम भी नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन पे भी आ जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा तो यानी कि थोरेसिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इंटर पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब हाई प्रेशर कहाँ पे, हमारे लंग्स के अंदर है, ठीक है, लंग्स के अंदर है तो फिर कहाँ पे, जब हाई प्रेशर हमारे लंग्स के अंदर है तो एयर ऑटोमेटिकली कहाँ पे मूव करेगी, लंग्स के बाहर मूव करेगी, है ना, तो फिर बस एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो एक्सपायरेशन की प्रोसेस हो गई, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बस समझ में, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं, जो एयर है वो हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जानी है, ठीक है। आपको बस यही चीज़ याद रखनी है, ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी कि मतलब मान लो डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गया और इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टर्नम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ है तो उठ रही हैं, तो हमारी हो जाएगा इंस्पिरेशन की प्रोसेस, क्योंकि जो वॉल्यूम है ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, और प्रेशर है वो घट रहा है, ठीक है, तो इसलिए जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ करेंगे तो हमारे लंग्स का प्रेशर घट गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो फिर जो एयर है वो इंस्पायरेशन, मतलब कि इंस्पायरेशन की प्रोसेस होगी, जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी कि एटमोसफेयर से लंग्स की तरफ जाएगी। लेकिन वहीं अगर ये सब चीज़ें रिलैक्स कर जाएँ, कॉन्ट्रैक्ट ना करें, रिलैक्स कर जाएँ, रिब्स भी अपनी पोजिशन पर आ जाएँ, स्टर्नम डायफ्राम सब रिलैक्स कर जाएँ, अपनी पोजिशन पर आ जाएँ, ठीक है, तो अब ये जब अपनी पोजिशन पर आ गई तो क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, है ना, वॉल्यूम नहीं रहा तो प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो फिर क्या बोलेंगे, जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी कि एक्सपायरेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि जो एयर है वो क्या बोलते हैं, कहाँ से, लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी, ठीक है। इतना ईजी है ये, हमें समझ में आ गई होगी पूरी प्रोसेस, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। ऑन द एवरेज, a healthy human breathes 12 to 16 minutes. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessments of pulmonary functions. तो देखो, जो हमारे पास क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है कि हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या है, उसको क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एडिशनल मसल है एब्डोमेन में, ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या है, जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है उसको, उसकी जो स्ट्रेंथ उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। और जो हेल्दी ह्यूमन है वो ऑन एन एवरेज कितने 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग करता है, ठीक है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन की प्रोसेस करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, मतलब हम 12 से लेकर 16 बार तक हम सांस लेते हैं पर मिनट में, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग हाँ, जो वॉल्यूम है एयर का जो कि ब्रीदिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है वो हम किस चीज़ से नाप सकते हैं, वो हम स्पायरोमीटर के थ्रू नाप सकते हैं, ठीक है, जो कि क्लिनिकल असेसमेंट में भी हेल्प करता है पल्मोनरी फंक्शंस की, ठीक है, मतलब कि कितनी जो वॉल्यूम है एयर का वो स्पायरोमीटर के थ्रू नाप सकते हैं कि ब्रीदिंग जो प्रोसेस है उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व, ठीक है। आगे समझ में, अब हम आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले सॉरी, हमने डायग्राम नहीं करा है ना, तो एक्सपायरेशन का पहले हम डायग्राम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो मैंने अच्छे से बता दिया। देखो, अभी जो एयर है वो बाहर जा रही है, ठीक है,
ये जो ईयर है वो बाहर जा रही है ना, बाहर जा रही है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको इंक्रीज दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी जगह ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे कम कम दिख रही है ना। तो डायफ्राम क्या हो गया, रिलैक्स हो गया एंड आर्क अपवर्ड्स, ठीक है, रिलैक्स हो गया, ठीक है, डायफ्राम। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, रिब्स और स्टर्नम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तो क्या हो जाएगा, तो एक्सपायरेशन की प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में है ना, आगे होगी बात समझ में, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम पढ़ते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, टीवी, टाइडल वॉल्यूम, टीवी शॉर्ट फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज़ अप्रोक्स 500 ml, so that healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 milliliter of air per minute, ठीक है। देखो टाइडल वॉल्यूम टीवी यानी कि जो वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो हम नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं, हम एयर को इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, मतलब हम ऐसे नॉर्मली सांस ले रहे होते हैं। जब जो वॉल्यूम ऑफ एयर यूज़ होता है, इंस्पायर और एक्सपायर होता है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड होता है, ठीक है। एक्सपायर मतलब वो नहीं, इंस्पायर मतलब वो नहीं, हाँ समझ रहे होगे आप लोग। इट इज़ अप्रोक्स 500 ml, वो कितना ml होता है, 500 ml होता है, ठीक है, इतना वॉल्यूम होता है। इट इज़ 500 ml होता है। हेल्दी मैन जो है वो इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 टू 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट में इंस्पायर एक्सपायर कर सकता है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली जो है वो इतना हो सकता है। आगे बस समझ में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV क्या है। देखो टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली हम जो ब्रीदिंग ले रहे हैं उसका है, ठीक है, मतलब नॉर्मली जो हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, पर्सन कैन इंस्पिरेटरी देख लेना प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, IRV, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन दिस एवरेज 2500 यानी 2500 है ना, 2500 ml टू 3000 ml, ठीक है। तो जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है IRV, जिसमें क्या है, जो पर्सन है वो फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहा है, मतलब कि ऐसे ज़बरदस्ती सांस ले रहा है, मतलब फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहा है। हम योगा करते हैं तो हम ऐसे सांस खींचते नहीं हैं, वो कितनी सांस खींच सकते हैं हम, उसका एवरेज क्या है, 2500 ml टू 3000 ml तक, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ERV क्या है, जो पर्सन है वो क्या है, फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर रहा है, मतलब ऐसे हम योगा करते हैं, जब हम सांस खींचते हैं और फिर हम फिर ज़्यादा ही सांस छोड़ते हैं, तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। वो कितने एवरेज होता है उसका, 100 ml टू 1100 ml, 1100 ml, ठीक है, 1000 से लेके 1100 ml तक, ठीक है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 1100 ml टू 1200 ml, यानी कि 1100 टू 1200 ml, या हम बोल सकते हैं 1100 ml टू 1200 ml, है ना, या हम 1100 ml टू 1200 ml by adding up a few respiratory volume describe how one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, RV, जो ऐसी जब हम क्या करते हैं, कितना ही फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दें, हम कितनी ही ज़बरदस्ती सांस बाहर छोड़ दें, लेकिन इतनी जो एयर है वो हमारे जो है वो लंग्स में रही जाती है, कितनी, तो ये एवरेज इसका क्या होता है, 1100 ml टू 1200 ml तक, ठीक है। बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब वन कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। हाँ, ये जो भी हमने रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़े, इन सबको ऐड करके हम बहुत सारी पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को
ड्राइव कर सकते हैं, जो कि हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। तो अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ देख लेते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ कितनी है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये पर्सन कितना इंस्पिरेशन कर सकता है। तो ठीक है, तो देखो टोटल तो करेगा ही है ना, तो टोटल वॉल्यूम आ गया और प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था वो IRV। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी इतना हम इंस्पिरेशन कर सकते हैं ना। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, वो TV तो आएगा ही। ठीक है, ऑफ ईयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी कितना एक्सपायरेशन कर सकता है वो, दैट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम TV और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होती है? FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो कितना रह जाएगा लंग्स में। ठीक है, इतना। ठीक है, तो कितना रह जाएगा? दिस इंक्लूड्स ERV प्लस RV। ERV और RV मतलब कि देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और क्या बोलते हैं RV, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों को मिला के है ना फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर लिया। अब है vital capacity. We see the maximum volume of air a person can breathe after forceful expiration. This includes ERV plus TV and IRV, or the maximum volume of air person can breathe out after forced inspiration. ठीक है, तो देखो यही है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब कि जब हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन करें उसके बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है, मतलब जैसे हमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया। ठीक है, हमने ऐसे सांस छोड़ दी फोर्सफुली, उसके बाद जो हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ, फिर उसके बाद भी जो हम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है, और इसमें क्या आ गया? ERV और TV आ गया। ठीक है, और IRV भी आ गया, है ना। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। अब जब हमने फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर ली, ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना एक्सपायर कर सकता है पर्सन, वो भी तो देखो इसका सिंपल है। जब हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करी, ठीक है, एक्सपायरेशन के बाद हम कितनी और सांस ले सकते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आ गया। ठीक है, अब हमने फोर्सफुली इंस्पिरेशन करी, हमने ज़ोर से सांस ली। ठीक है, अब सांस लेने के बाद हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं, एक्सपायरेशन कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये दोनों है इसमें। वाइटल कैपेसिटी का मतलब यही है। ठीक है, तो यानी कि दिस इंक्लूड्स ERV, TV एंड IRV। इसमें क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, है ना, क्योंकि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों इन्वॉल्व है ना। टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली टोटल लंग कैपेसिटी TLC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कंबाइंड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्थ इंस्पायरेशन। दिस इंक्लूड्स RV, ERV, TV एंड RV, और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। इसमें तो मतलब सबका टोटल ही है। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी आ गई होगी।